नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कोविड-19 चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र में चिकित्सा कर्मियों और आईटीबीपी कर्मियों की निस्वार्थ और समर्पित सेवाओं की सराहना की। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 63% हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में एक मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं मुकेश कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सहभागिता से कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। गृहमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन भारत ने कोरोना के विरुद्ध सफलतापूर्वक जंग लड़ी है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े डट कर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वन पीपल, वन थॉट और वन नेशन के मंत्र से कोविड-19 के विरुद्ध हम मजबूती से खड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में महामारी के खिलाफ केवल सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन भारत में राज्य सरकारों के अलावा 130 करोड़ लोग भी इस जंग में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा कि इन्होंने न केवल आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के साथ सुरक्षा उपलब्ध कराई है, बल्कि कोविड-19 महामारी के दौरान तैनाती में राष्ट्र और दुनिया के सामने अपनी सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर वृक्ष की जातों को तय कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी इसकी संख्या के साथ 1,37,00,000 वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान में 1,37,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं बल्कि उपयोग करना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा, उपभोक्तावाद के कारण ये संतुलन बिगड़ गया है और हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि की चुनौती का सामना कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेरिस विश्व पर्यावरण सम्मेलन में दुनिया को प्रकृति के शोषण के प्रति आगाह किया। जलवायु परिवर्तन समस्या से निपटने के लिए पेरिस घोषणा में श्री मोदी के तरीके को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। कोविड महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,200 बिस्तरों का कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देखभाल केंद्र के रसोई घर और भंडारण गृह का निरीक्षण किया। केंद्र में रोगियों की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीजों को आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सुबह के भोजन के बाद आयुर्वेदिक काढ़ा और रात के समय हल्दी के साथ दूध दिया जाता है। पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और कोविड-19 के मरीजों में केंद्र से मिल रही सुविधा और कामकाज पर संतोष व्यक्त किया।
डॉक्टर हर्षवर्धन नर्सिंग केंद्र भी गए और उनकी निस्वार्थ सेवा की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 30 ऐसे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जो संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और अब केंद्र को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन्हें कोविड वॉरियर्स कहा और उनके योगदान तथा समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र के 10,200 में से मात्र 2,000 बिस्तर इस्तेमाल हो रहे हैं। केंद्र में 88 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 100 से 116 बिस्तर हैं। प्रत्येक नर्सिंग केंद्र की निगरानी में 2 भाग हैं। 10% बिस्तरों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। सरकार ने आज कहा है कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में 2,42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 62.93% हो गई है। देश में 5,34,000 से अधिक कोविड के मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 2,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक कुल 1,15,87,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या 1,194 हो गई है। इनमें 850 सरकारी और 344 निजी प्रयोगशालाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को अब तक 122 लाख पीपीई किट, 223 लाख N95 मास्क और 21,685 से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड जांच के लिए उपलब्ध थेरेपी का उपयोग केवल उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में होना चाहिए जहां रोगियों की समुचित निगरानी की जा सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरेपी, स्टीरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। रोगियों और परिजनों के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है। मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग की सिफारिश की गई है। कोरोना संक्रमित 80% रोगियों में मामूली संक्रमण होता है। मुंबई राजभवन के 16 कर्मचारियों के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्पष्ट किया है कि वे सेल्फ आइसोलेशन में नहीं हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सभी संबंधित परीक्षण करा लिए हैं और ये नकारात्मक आए हैं। श्री कोश्यारी ने कहा कि वे अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन सामान्य रूप से कर रहे हैं, लेकिन परस्पर सुरक्षित दूरी, हाथ धोने और मास्क पहनने के मानक सख्ती से पूरे कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बीएमसी ने कहा है कि राजभवन के लगभग 100 कर्मचारी का शनिवार को राज्य के जिले अस्पताल में परीक्षण किया गया। कोविड-19 के लिए 14 नमूने परीक्षण का परिणाम पॉजिटिव था। 2 पॉजिटिव मामले पिछले हफ्ते आए थे। अधिकारी ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए मरीज निलक्षण और वे अभी स्थिर है। बीएमसी ने सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरा करने के बाद स्टाफ क्वार्टर और दफ्तर को 8 दिन के लिए सील कर दिया और कर्मचारियों को क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया। दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके चारों बंगलों को सील करके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि अमिताभ की अर्धांगिनी जया बच्चन कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाए गए। बीएमसी के वेस्ट वार्ड के सहायक नगर आयुक्त विश्वास मोती ने कहा कि वे सभी स्टाफ के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जांच करके 30 जन हाई रिस्क में पाए गए हैं। इन सभी के नमूनों को जांच के लिए भेजकर इन्हें बच्चन के 2 बंगलों में क्वारंटाइन में रहने के आदेश दिया गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और सिविल सुरक्षा मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इन 2 दिनों के दौरान इन बाजारों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। इस बीच राज्य में 3 दिन का प्रतिबंध लागू है, जो कल सुबह तक जारी रहेगा। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए शुक्रवार शाम से ये प्रतिबंध लागू किए गए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज लखनऊ में कोविड-19 के तहत अनलॉक व्यवस्था पर एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस साप्ताहिक बंदी के दौरान सफाई और सैनिटाइजेशन का विशेष कार्यक्रम बाजारों में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी तथा बैंक शनिवार को खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव और सुरक्षा के बारे में वृहद स्तर पर प्रचार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए जागरूक किया जाए। प्रदेश में 1388 नए मामले आने के बाद कुल कोरोना मामलों की संख्या 36,481 हो गई है। इस समय राज्य में 12,213 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं और 23,334 मरीज ठीक हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के गया, सहरसा और अररिया जिलों में आज से फिर पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य के 18 जिले पूर्णबंदी के दायरे में आ गए हैं। सहरसा में 16 जुलाई तक जबकि गया में अगले आदेश तक पूर्णबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अधिकारियों को लॉकडाउन प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक सप्ताह के दौरान मास्क नहीं पहनने के आरोप में 22,000 से अधिक लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। 38 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। डेहरी के विधायक सत्यनारायण सिंह संक्रमित हो गए हैं। पटना एम्स में कल से कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू हो रहा है। सभी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के 14 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद इन सभी लोगों की जांच की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। 13,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। भोपाल में सभी बाजार पूरी तरह बंद हैं और सड़कों पर आवागमन काफी कम है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य बड़े शहरों में बाजार बंद हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में आज 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 559 हो गई है, जिनमें से अब तक 417 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 8 लोगों की मृत्यु हुई है। 134 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड-19 से संक्रमित उड़ीसा अग्निशमन सेवा के 192 और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 83 कर्मी स्वस्थ हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में उम्पुन चक्रवात से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के बाद वहां से लौटने पर उन्हें संक्रमित पाया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से सभी कर्मियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद NDRF के कुछ जवानों को ये आशंका थी कि उनके साथी उनसे दूरी बनाकर रखेंगे एवं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब वे ठीक होकर अपने कार्यस्थल लौटे तो उन्हें कोई भी भेद या फर्क नहीं दिखाई पड़ा। कार्य के प्रति इन जवानों का समर्पण भाव और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के कारण कोरोना भी इन जवानों के मनोबल के आगे हार गया। इस सिलसिले में NDRF मुंडली कटक के असिस्टेंट कमांडेंट गौरा शंकर पटेल कहते हैं, आज के दिन में तो एक भी आदमी हम लोग का NDRF का कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। टोटल के टोटल हम लोग जो है क्योर होकर इधर अपने बेटल में रिपोर्ट कर चुके हैं। किसी के मन में डर नहीं, केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। कोरोना से संक्रमित होने वाले जवानों ने हमेशा अपने नैतिक और मानसिक बल को ऊंचा रखा। NDRF के इंस्पेक्टर सुशील कुमार शांति ने कहा, हमारा जो पॉजिटिव रिपोर्ट आया इसके बाद हम कोविड-19 अस्पताल फिर वहाँ स्थानांतरित किया गया। इसके बाद हमको वहाँ ट्रीटमेंट किया गया। उस ट्रीटमेंट के दौरान हमारा मनोबल बहुत ऊंचा रहा। हमारा सारा जवान ने बहुत अच्छे से कोरोना को मुकाबला किया। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। कर्नाटक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आज बेंगलुरु में बूथ लेवल की कार्य बल समिति के सदस्यों से बूथ के प्रत्येक घर में जाकर रक्तचाप, मधुमेह, जुकाम और खांसी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण आज बेंगलुरु में आवागमन पूरी तरह बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सरकार ने पहले केवल रविवार के दिन पूर्णबंदी लागू की थी।
लेकिन अब विशेषज्ञों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस सप्ताह मंगलवार की रात से 22 जुलाई तक बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में पूर्णबंदी लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कल उपायुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। कल तक की जानकारी के अनुसार बेंगलुरु के ग्रामीण जिलों में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर 7 दिन, जबकि शहरी जिलों में 37 दिन है। राज्य में मामलों के दोगुना होने की दर 9 दिन, जबकि देश में यह औसत 21 दिन का है। बेंगलुरु से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। तमिलनाडु के मदुरई में पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन मंगलवार की रात तक और 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और जांच हो पाए, इसके लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बीच राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,000 से अधिक हो चुकी है। आज 4,244 नए मामले सामने आए हैं। नागालैंड में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 774 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज त्यूनसेंग में कोविड संक्रमण से 3 नए मामले सामने आए। 447 लोगों का इलाज चल रहा है और कुल 327 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर संभाग में कोविड के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए आज श्रीनगर में बैठक की। उन्होंने संभाग प्रशासन को कोविड संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के हृदय रोग विभाग में डॉक्टर अंबुज राय ने बुजुर्गों और उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अधिक सावधान रहने की सलाह दी है। In the larger population, it has given them time to understand the seriousness of the disease, the precautions they need to take, how to live with this. They have practiced social distancing. The people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करने का आग्रह किया। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश आज इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कोविड-19 चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र में चिकित्सा कर्मियों और आईटीबीपी कर्मियों की निस्वार्थ और समर्पित सेवाओं की सराहना की। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 63% हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में एक मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाएं आमंत्रित न करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीदारी के लिए वैश्विक निविदाएं नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मंत्रिमंडल सचिवालय की पूर्व अनुमति से वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। ठेकेदारों को राहत देते हुए ये घोषणा की गई है कि रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां कार्य को पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाएंगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी 3% से 5% करने का निर्णय लिया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी ने विधायकों को लुभाने के लिए धन की पेशकश करने संबंधी बयानों के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ कुछ मंत्रियों और विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। एसओजी ने राज्यसभा चुनाव से पहले एक फोन रिकॉर्डिंग के मामले में 2 दिन पहले एक मामला दर्ज किया है। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। श्री गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि श्री गहलोत और श्री पायलट के बीच मतभेद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कल 10:30 बजे पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था कि सभी विधायक पार्टी के साथ हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पायलट ने इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एसओजी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री एसीबी और एसओजी का भय दिखाकर पार्टी की अंतर कलह को थामने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश में आज दिन भर यही चर्चा रही कि इन सब घटनाओं में वाकई कोई साजिश है या यह कांग्रेस के भीतरी अंतर विरोध का परिणाम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर भेजा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास पर आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुछ मंत्री भी उपस्थित थे। संवाददाता सम्मेलन में कुछ ऐसे विधायक भी थे जिनके बारे में अटकलें थीं कि वे मुख्यमंत्री से नाराज हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इन विधायकों ने संवाददाताओं से कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में हैं। इन विधायकों ने कहा कि वे निजी काम से दिल्ली गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे कांड की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल होंगे और इसका मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग अधिसूचना की तारीख से 2 महीने के भीतर मामले की जांच करेगा। आयोग 2 और 3 जुलाई की रात को विकास दुबे और उसके सहयोगियों द्वारा की गई गोलीबारी की जांच करेगा। इसके अलावा 10 जुलाई को हुए हादसे की भी जांच की जाएगी, जिसमें विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे।
सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर सोपोर पुलिस, सेना की टुकड़ी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने सोपोर के रेबन गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान का घेराव किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। उनके पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रिपरिषद सहयोगियों, सांसदों और विधायकों को राज्य में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर बचाव तथा राहत कार्यों का जायजा लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज शाम गुवाहाटी में जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने उपायुक्तों से भी बचाव और राहत कार्यों में राज्य आपदा मोचन बल तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तैनात करने को कहा। राज्य के 21 जिलों में लगभग 9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण पूरे पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल में कल तक बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के अध्यक्ष महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 13 जुलाई से बारिश में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल इन क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 तथा अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 23 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। मुजफ्फराबाद में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 19 तथा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कोविड लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने के बीच खेल गतिविधियां फिर शुरू करने के लिए मंगलवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस 2 दिवसीय ऑनलाइन बैठक में महामारी के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी और राज्य स्तर पर खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ साथ ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई प्रतिभाओं की पहचान करने पर भी चर्चा होगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की श्रेणी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रशंसा भी की गई है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि एनटीपीसी हमेशा से ही अपने बिजली संयंत्रों के आसपास बसने वाले लोगों के सतत विकास के लिए प्रयासरत रहा है। एनटीपीसी के प्रमुख CSR कार्यक्रम बालिका सशक्तिकरण मिशन के तहत स्कूल जाने वाली लड़कियों को उनके समग्र विकास में सहायता के लिए अपने पावर स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र में 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम चलाता है। एनटीपीसी ने एक ऐसी श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की है जिसके माध्यम से ठेका मजदूरों को परियोजना स्थलों पर महीने के अंतिम दिन वेतन का भुगतान किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कोविड-19 चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र में चिकित्सा कर्मियों और आईटीबीपी कर्मियों की निस्वार्थ और समर्पित सेवाओं की सराहना की। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 63% हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। 2020-21 के लिए राज्यों की ऋण लेने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की गई। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।